शेयर मार्केट की एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। सन 1980 में हर्षद मेहता नाम यह यंग और खूबसूरत लड़का फर्स्ट बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कदम रखता है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि अगले 10 सालों में वो एक जॉब से इंडियन स्टॉक मार्केट का बिग बुल बनने वाला। वो 15,000 स्क्वायर फीट के घर और बहुत सारी लग्जरी गाड़ियां और एक बहुत ही बड़े खूबसूरत ऑफिस का मालिक बनने वाला। लेकिन हर्षद मेहता की ग्रोथ इतनी तेजी से हुई थी, डाउनफॉल भी उतना ही ज्यादा दर्दनाक होने वाला है। ये कहानी है अपने इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट के स्कैम। साल 1987, शहर का नाम राय। 18 साल का हर्षद अपनी लाइफ से परेशान हो चुका। पापा का बिजनेस और हेल्थ दोनों ही खराब होती जा रहे, लेकिन हर्षद कुछ भी करके इस स्थिति को बदलना चाहता। इसीलिए अपनी किस्मत को आजमाने के लिए वो एक ऐसे शहर में एंटर होता है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देने वाला। सपनों का शहर मुंबई, जिसे माया नगरी मुंबई भी कहा जाता है। मुंबई में उन्हें लाला राजपत राय कॉलेज में एडमिशन मिल गया। उन्होंने प्लास्टिक की पन्नियों को बेचने से स्टार्टिंग करी और सीमेंट की ट्रेडिंग करी। कई बार तो उन्होंने पैसों को बचाने के लिए खुद मटेरियल को इकट्ठा करके डिलीवर किया। अगले कुछ सालों में हर्षद की पूरी फैमिली भी रायपुर से मुंबई शिफ्ट हो गई। हर्षद ने एक कॉलेज खत्म होने के बाद हर्षद ने एक इंश्योरेंस कंपनी में 600 रुपए महीने की जॉब, कलर की जॉब ले ली और उनके भाई अश्विन मेहता आईसीआईसीआई में जॉब करने लगे। 2 सालों के अंदर कई सारे बिजनेसेस ट्राई करने के बावजूद वो दोनों एक बड़ा बिजनेस नहीं क्रिएट कर पाए थे। इसीलिए उन दोनों ने डिसाइड किया कि अब अपनी किस्मत वो शेयर मार्केट के अंदर आजमाएंगे। उस समय बीएससी में ट्रेडिंग रिंग होती, जहां पर शेयर्स को मैनुअली खरीदा और बेचा जाता था, क्योंकि उस टाइम पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग्स इंट्रोड्यूस नहीं हो पाई। ट्रेडिंग रिंग में सिर्फ जॉबर्स और ब्रोकर्स का ही जाना अलाउड। एक जॉबर्स का काम होता था अपने क्लाइंट के बिहाव में शेयर्स को खरीदना और उसके बिहाव पर बेच देना। हर्षद ने ट्रेडिंग होते देखकर ये मन में ठाना कि वो खुद भी रिंग में एंटर होकर डील करेंगे। हर्षद मेहता ने पी अम्बालाल नाम के जॉबर बनने की एक रिक्वेस्ट करी और उन्हें बहुत ही ज्यादा मेहनत के बाद वहां पर जॉब मिल गई। उनको पहले ही दिन 2,000 का लॉस हो गया, लेकिन दुखी न होकर उन्होंने इस लॉस से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने अपनी स्किल पर बहुत ज्यादा फोकस किया और कुछ ही टाइम के अंदर वो बहुत ही अच्छे स्किलफुल जॉबर बन गए। हर्षद को ये समझ में आया ज्यादा पैसा कमाने के लिए उनको कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। उन्होंने ऐसे लोगों से कनेक्शन बिल्ड करना चालू किया जो उनको कंपनी की इनसाइड इंफॉर्मेशन दे सके। एग्जाम्पल, उन्होंने लेबर यूनियन के लीडर के साथ कनेक्शन बिल्ड किया ताकि उनको कंपनी के डेली प्रोडक्शन का तुरंत डेटा मिल सके और प्रोडक्शन इंक्रीज होने पर वो उस कंपनी के शेयर्स को खरीद कर रख और डिक्रीज होने पर वो शेयर्स को पहले से ही बेच सके। हर्षद अब केवल ना दूसरों के लिए ट्रेड करते थे, बल्कि अपना खुद का पैसा भी मार्केट में लगाने लगे थे। 1982 तक उन्होंने इनसाइडर इंफॉर्मेशन के दम पर बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया और फैमिली के साथ एक बड़े घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन अब वो इनसाइडर ट्रेडिंग के अलावा और ज्यादा टेक्निक को आजमाने की सोच रहे, जिसे पंप एंड डंप कहा जाता है। अब हर्षद एक ऐसे स्टॉक को एनालाइज करते थे जिसे ज्यादा खरीदा या बेचा नहीं जा रहा हो। फिर वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर शेयर की बहुत ज्यादा क्वांटिटी खरीद लेते थे, जिससे बाजार में शेयर की सप्लाई बहुत कम हो जाती थी और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती और प्राइस बढ़ जाते थे, जिसके बाद हर्षद उस शेयर की पार्ट होल्डिंग बेचकर बहुत सारा पैसा कमा लेते। हर्षद का धीरे धीरे बहुत ज्यादा प्रॉफिट बढ़ने लगा और उन्हें लग रहा था कि अब बाजार में उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता। लेकिन अब कुछ ऐसा होता है जिसने हर्षद को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। ब्लैक 18 मार्च 1982 को मार्केट की शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, लेकिन फिर 2 बजे मार्केट बहुत ही तेजी से क्रैश करने लगा और सभी लोग पैनिक सेलिंग करने लगे। हर्षद मेहता 10 लाख के लॉस के साथ बर्बाद हो चुके थे। उस दिन ब्रोकर्स के पैसे देने के लिए हर्षद अपनी वाइफ गोल्ड तक बेचनी पड़ी। अगले कुछ महीनों तक घर का खर्च उनके भाई की वाइफ ने उठाया, जो कि फ्रीलांस ब्यूटिशियन। लेकिन जून 1982 में हर्षद और उसके भाई ने डिसाइड किया कि वो फिर से बाजार में उतरेंगे और इस बार वो खुद की स्टॉक ब्रोकरेज फर्म खोलेंगे और लोगों को स्टॉक मार्केट कंसल्टिंग ऑफर करेंगे। उन्होंने एक बहुत ही छोटे से ऑफिस से स्टार्टिंग करी, ग्रोमोर कंसल्टेंट। इनका काम
था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करना, मतलब उनका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करके उन्हें हाई रिटर्न्स दिलवाना। अश्विन के फादर इन लॉ ने उन्हें 4 लाख रुपए दिए और एक सीए से इन्हें 1 लाख रुपए मिले और इसी तरह इन दोनों का बिजनेस चालू हो गया। हर्षद ने देखा कि बाजार में टी लिप्स के प्राइस 3-4 रुपए केजी से बढ़ गए थे, मतलब टी लिप्स बेचने वाली कंपनी को नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा ही प्रॉफिट होने वाला था। इसीलिए हर्षद ने अपने क्लाइंट्स मैक्लोड रसल, टाटा टी और हैरिसन एंड मलयालम जैसी क्या शेयर्स हैवीली बहुत ही ज्यादा बाय करना चालू कर दिए। इन 1 साल के अंदर इन कंपनीज के शेयर प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगे, जिससे हर्षद और उनके क्लाइंट्स ने बहुत सारा पैसा बनाया। हाई रिटर्न्स के चलते सर्विस का नाम चारों तरफ फैल गया, सभी लोग इनकी स्कीम में पैसा लगाने के लिए लाइन लगाने लग गए और इसी तरह 1985 तक हर्षद मेहता शेयर बाजार के जादूगर बन चुके थे। लेकिन एक मार्केट का दिग्गज बिल्कुल खुश नहीं था, वो था मनु मानिक। मनु मानिक बाजार के पुराने खिलाड़ी थे और मार्केट की भाषा में वो शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाते। शॉर्ट सेलिंग एक स्ट्रेटजी है जिसमें शेयर्स को बोरो किया जाता है ताकि उन्हें अभी हाई प्राइस में बेचा जा सके और बाद में प्राइस गिरने पर वापस खरीद कर रिटर्न किया जा सके। इस केस में प्राइस का डिफरेंस प्रॉफिट और लॉस हो जाता है। मनु मानिक जैसे लोगों को प्रॉफिट तब होता है जब शेयर्स के प्राइस गिरते हैं। उनको हर्षद मेहता को गिराने का एक बहुत ही बड़ा मौका तब मिला। फाइनेंस मिनिस्टर बीपी सिंह ने बजट में कुछ ऐसे अनाउंसमेंट किए जिससे बिजनेस के लिए खराब और अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट गिरने लगा और रियलिटी में स्टॉक मार्केट पूरी तरह गिरने लगा। हर्षद ने स्पीक नाम की कंपनी के शेयर बहुत ज्यादा खरीद रखे। अपॉर्चुनिटी को देखते हुए मनी मालिक और उसके साथियों ने बहुत ही ज्यादा मात्रा में हैवी सेलिंग करी और उन्होंने प्राइस को बहुत ज्यादा गिरा दिया। हर्षद ने बीएससी से मार्जिन लेके मतलब लोन लेकर पीक में पैसे लगाए और धीरे धीरे मार्केट में ये खबर फैल गई हर्षद और ग्रोमोर कंसल्टेंट बैंकक्रप्ट होने वाले हैं, जबकि हकीकत में उन्हें लौटाने के लिए हर्षद के पास बहुत पैसा था। अपनी और ग्रोमोर की इज्जत बचाने के लिए हर्षद को जल्दी ही बड़ा कुछ करना था। इस पैसे को रिटर्न करने के लिए 14 दिन का टाइम मिलता। हर्षद ने सोचा कि इनको इम्प्रेस करने का अच्छा तरीका है कि टाइम से पहले पैसे रिटर्न कर देना और चाय की टपरी से लेकर ट्रेडिंग रिंग तक के सारे पेमेंट एडवांस में देकर एडवांस पेमेंट की खबर फैला से उनकी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई और सारे बैर शॉप रह गए। लेकिन इन सारी चीजों से हर्षद को 1.5 करोड़ का लॉस हुआ। इन्होंने अब बड़े बड़े इन्वेस्टरों के साथ काम करना चालू कर दिया और बहुत ही जल्दी वो इंडिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर बन गए। अब हर्षद मेहता जिंदगी भर दूसरों का पैसा ब्रोकर के रूप में लेकर मार्केट में नहीं लगाने वाले, वो खुद एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर बनना चाहते। वो चाहते थे कि पैसा और प्रॉफिट दोनों ही उनका हो। अब हर्षद मेहता ने एक नए मार्केट में एंट्री लेने का सोचा, द मनी मार्केट। मनी मार्केट एक प्रकार से अरेंजमेंट होती है जिसमें एक बैंक दूसरे बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लेती है। इस लोन का ड्यूरेशन ओनली 15 दिन का होता है। ज्यादातर बैंक एक दूसरे को लोन इसलिए देते थे ब्याज के तौर पर एक एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट कर सके। ज्यादातर ये वाला लोन बैंक इसलिए लेती थी जिसमें उन्हें कम टाइम के लिए पैसे की जरूरत पड़ती। इसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझिए, मान लो सिटी बैंक के पास 100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा है जो वो दूसरे बैंक को लोन में देना चाहती है। दूसरी तरफ बैंक ऑफ अमेरिका है जिसे 100 करोड़ की जरूरत। इस केस में सिटी बैंक बैंक ऑफ अमेरिका को 100 करोड़ रुपए सेंड करेगा और इसके बदले में बैंक ऑफ अमेरिका सिटी बैंक को अपने 100 करोड़ के एसेट्स देगा। एसेट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड होंगे। 15 दिन के बाद बैंक ऑफ अमेरिका 100 करोड़ और उसका इंटरेस्ट सिटी बैंक को वापस देगा और गिरवी रखी हुई सिक्योरिटी सिटी बैंक बैंक ऑफ अमेरिका को रिटर्न देगी। लेकिन रियलिटी में यहाँ पर कोई भी एसेट ट्रांसफर नहीं करते, यहाँ पर सिर्फ एक बीआर दिया जाता था। जैसे इस केस में बैंक ऑफ अमेरिका ने 100 करोड़ के बदले सिटी बैंक्स को एसेट या सिक्योरिटी नहीं दी थी, बल्कि एक बीआर बैंक रिसिप्ट दिया था। मतलब ये बैंक ऑफ अमेरिका का सिटी बैंक को एक प्रॉमिस था, मतलब अगर हम लोन नहीं दे पाया तो आपको हमारे एसेट मिल जाएंगे। बीआर का ट्रांजेक्शन इनको बहुत ही आसान बनाता। दोनों बैंक के बीच में हुए इस ट्रांजेक्शन को आरएफबी क्रेडिट फॉरवर्ड डील कहा जाता, जिन्हें एक प्रकार के ब्रोकर्स करते थे और इसे करने के लिए उन्हें कमीशन मिलता। और अब हर्षद मेहता यही वाला ब्रोकर बनना चाहते थे। हर्षद मेहता ने ये देखा कि सिटी बैंक अजय कयान और हेमंत कोठारी मनी मार्केट में कार्टेल चलाते हैं और पूरे बाजार को कंट्रोल कर दिया। हर्षद ने इनसे डील करने के लिए ऐसे बैंक्स को आइडेंटिफाई को जो इनसे खुश बिल्कुल भी नहीं थे, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका और एनजेड ग्रेसलैंड बैंक। हर्षद ने इनको अपनी ब्रोकरिंग सर्विस ऑफर की और इन बैंक्स के साथ मिलकर अपना खुद का ही एक कार्टेल बना लिया। 2 साल के अंदर अंदर
हर्षद मनी मार्केट के भी टॉप ब्रोकर बन गए और ब्रोकरेज भी बहुत अच्छा कमा रहे हैं। लेकिन उनके दिमाग में था कि मनी मार्केट का यूज कर शेयर मार्केट हजारों करोड़ों कमाने का प्लान, और उनका यही प्लान आगे जाकर इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम का शक्ल लेने वाला। मनी मार्केट में टाइम बचाने के लिए कई सारे बैंक एडवांस में ब्रोकर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते ताकि ब्रोकर बेस्ट डील मिलते ही तुरंत बैंक को पैसे ट्रांसफर कर दे और सिक्योरिटी यानी बीआर ला कर दे दे। हर्षद ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा लूफॉल देखा। उन्होंने देखा कि जब बैंक उन्हें एडवांस में पैसा ट्रांसफर करते हैं, डील होने से पहले 10-15 दिन तक ऐसा उनके बैंक अकाउंट में पड़ा रहता। हर्षद ने इन पैसों को स्टॉक में लगाना चालू कर दिया और अपने फेवरेट स्टॉक के प्राइस को आर्टिफिशियली बढ़ाना चालू कर दिया। और जब डील को क्लोज करने का टाइम आता था तो शेयर को बेचकर प्रॉफिट खुद रख लेते और बाकी पैसे से मनी मार्केट की डील कंप्लीट कर देते। इसके अलावा उन्हें एक और लूफॉल दिखाई दिया कि लोन के बदले जो बैंक बीआर देता था, उस बीआर को कोई भी वेरीफाई नहीं करता था। मतलब बीआर चेक नहीं होते थे कितने सिक्योरिटी के बदले बीआर इशू की गई है, क्या बीआर इशू करने वाले बैंक के पास वो सिक्योरिटी है। इसे देखते हुए हर्षद ने कुछ छोटे बैंक ऑफ कर उनसे फेक बीआर बनवाना स्टार्ट कर दिए। इस केस में हर्षद एक बैंक से लोन का पैसा लेकर सीधा स्टॉक मार्केट में डाल देते और बैंक ऑफ कर्ज से फेक बीआर बनवा कर लोन देने वाले बैंक को दे दिया करते। इस तरह से हर्षद मेहता के पास बहुत सारा पैसा होता था स्टॉक मार्केट में डालने के लिए। 1990 से 1992 के बीच हर्षद ने इन पैसों का यूज करके बाजार को 7वें आसमान में पहुंचा दिया। 1990 में सेंसेक्स जो कि 800 रुपए पर था, अप्रैल 92 तक 4500 पर पहुंच गया। हर्षद मेहता के फेवरेट स्टॉक जैसे एसएससी तो 300 से बढ़कर 10,000 का प्राइस क्रॉस कर, और अपोलो टायर का प्राइस भी 10 गुना से ज्यादा बढ़ गया। मनु मानिक और बहुत सारे लोगों की कई कोशिशों के बावजूद भी बाजार लगातार ऊपर जा रहा था, क्योंकि हर्षद के पास बाजार को ऊपर ले जाने का पैसों का बहुत बड़ा पहाड़। पैसा आते ही हर्षद ने 15,000 स्क्वायर फीट बड़ा सा मकान खरीदा। 29 लग्जरी कार्स थी जिसमें इंडिया की पहली लेक्सस कार भी शामिल। इन सब के अलावा हर्षद को एक नया नाम मिला था, द बिग बुल। जब उन्होंने माजदा इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदे, उसका प्राइस तो बढ़ा ही, लेकिन एक दूसरी कंपनी स्वराज माजदा का प्राइस भी बढ़ गया, क्योंकि सिर्फ उसके नाम में माजा था और लोगों को लगा कि हर्षद ने इस कंपनी के शेयर खरीदे। मीडिया में भी हर्षद को लार्जर लाइफ खाना चालू कर दिया था। वो बिजनेस इंडिया और बिजनेस टुडे जैसे मैगजीन में फंड आने लगे। मीडिया उन्हें और कार की कलेक्शन को दिखा रहा और उन्हें इंडिया का सबसे ज्यादा इनकम टैक्स भी बता रहा था। वो अपने आप को भगवान मानने लगे और इतनी सक्सेस के बावजूद भी वो कभी रुकना नहीं चाहते। उन्होंने टाटा की टेलको कंपनी और इन्वेस्टमेंट बैंक से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का सोच लिया था, लेकिन किस्मत ने तो कुछ और ही सोच कर रखा। 1991 में आरबीआई ने को टिप मिल गई थी कि मनी मार्केट में बीआर का गलत उपयोग हो रहा है, और इन्होंने कुछ बैंक्स के अगेंस्ट इंक्वायरी बैठा दी और बीआर की यूज के लिए एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जनरेट कर दी। मतलब फेक बीआर का उपयोग करके मनी मार्केट को ऑपरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी हर्षद ने दिसंबर 1991 में एसबीआई से 500 करोड़ का अमाउंट ले हर बार की तरह इस पैसे को उन्होंने शेयर के प्राइस बढ़ाने में लगा दिया। लेकिन इस बार वो दूसरी बैंक से फेक बीआर लाकर नहीं दे पा रहे। इस दौरान ये होता है कि उन्होंने एसबीआई के एक एम्प्लॉय आर सीतारमण को और उन्हें एसबीआई के रिकॉर्ड को मैनिपुलेट करने के लिए कहा। लेकिन इन सब के बावजूद भी एसबीआई ऑफिसरों को अपने रिकॉर्ड्स के 500 करोड़ के गैप्स के बारे में पता चल गया। एसबीआई ने हर्षद को बोला कि हमारे पैसा रिटर्न कर दो। अश्विन ने उन्हें कहा कि हर्षद अपने स्टॉक को बेचकर उन्हें पैसा रिटर्न कर दे, लेकिन हर्षद ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे ताकि वो कैपिटल गेन टैक्स से बच जाए। हर्षद ने एसबीआई से कुछ टाइम मांगा और एक दूसरे बैंक एनएचपी से पैसा उठा लिया और एसबीआई को इंस्टॉलमेंट में पैसा लौटाना चालू कर दिया। लेकिन देर होने के कारण टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टर सुचेता दलाल को इस पूरे कैश के बारे में पता चल गया और उन्होंने 23 अप्रैल 1992 में फ्रंट पेज ये खबर छाप दी कि एसबीआई के अकाउंट से 500 करोड़ रुपए गायब हैं और इसके पीछे बिग बुल यानी हर्षद मेहता का हाथ है। और सरकार ने पैनिक करके हर्षद के ऊपर इनकम टैक्स और आरबीआई और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। एक एक करके सारे मनी मार्केट और स्टॉक मार्केट के लॉस सामने आने लगे, ब्लू फॉल सामने आने लगे और धीरे धीरे पूरे देश को पता चल गया कि कैसे चालाकी से बैंक का पैसा यूज करके सालों तक स्टॉक मार्केट को आर्टिफिशियली फ्लैट किया जा रहा। शेयर मार्केट में पूरी तरह से पैनिक फैल गया। हर्षद मेहता के स्टॉक के हाल सबसे बेकार हो गए और रिटेल इन्वेस्टर के भी लाखों करोड़ों रुपए डूबे। बैंकों और कॉकटेल बैंक जिनसे फेक बीआर बनवाए थे, ये बैंक पूरी तरह डूब गए। 4 जून 1992 को हर्षद मेहता और अश्विन मेहता को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया और इनके घर, बैंक अकाउंट्स और कार को भी सील कर दिया गया। सालों तक ये लीगल बैटल चलती रही और वो जेल के बाहर भी रहे। दिसंबर 2001
2001 में पुलिस कस्टडी में ही हर्षद मेहता की डेथ हो गई। तो दोस्तों ये थी हर्षद मेहता की रियल लाइफ स्कैम कहानी 4000 करोड़ की। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, बहुत प्यारी लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सारी चीज़ें दबा के पहल देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।